नमस्कार, मैं सीमा हरी शर्मा भोपाल से शिक्षक काव्य दीप्ति मंच जबलपुर का आभार प्रदर्शित करती हूँ कि उन्होंने महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए मुझे चुना है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं जहाँ तक महिलाओं की बात करूँगी, भारतीय महिलाओं को दृष्टिगत रखकर ही करती हूँ। भारतीय महिलाओं के बारे में जो हमारी अवधारणाएँ हैं, बहुत ही अंतर्विरोधों से भरी हुई हैं। एक ओर हम जहाँ उन्हें शक्ति कहते हैं, दूसरी ओर अबला कहते हैं। जहाँ एक ओर पूज्या बोलते हैं, दूसरी ओर भोग्या बोलते हैं। एक ओर जहाँ हम उन्हें देवी का दर्जा देते हैं, उच्च सिंहासन पर बैठाकर पूजित मानते हैं, और दूसरी ओर उन्हें तिरस्कृत करते हैं। तो ये जो अंतर्विरोध है, ये ये अंतर्विरोध बहुत ज़्यादा जब भर गया, और जैसे कहते हैं ना, जब कोई घड़ा धीरे-धीरे भर जाता है, तो वो उफन जाता है। तो इस तरह से जो स्त्रियों की दशा में निरंतर जो गिरावट आई, उसके कारण स्त्री विमर्श जैसे शब्दों का जन्म हुआ। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, हमारी प्राचीन काल में हम देखें, तो वहाँ स्त्रियों का एक बहुत ही अच्छा, सुनिश्चित और बहुत ही सम्माननीय और गरिमामय स्थान था। ऋग्वेद में आप देखिए कि माँ सरस्वती को ज्ञान, कला और वाणी की देवी माना गया है। किसी पुरुष को नहीं माना गया है। इसलिए माना गया है कि एक महिला, कहते भी हैं कि जब एक महिला किसी समाज में या परिवार में जब एक पुरुष शिक्षित होता है, तो परिवार का केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और अगर एक महिला शिक्षित होती है तो सारा परिवार शिक्षित हो जाता है, और यह परिवार से समाज, समाज से देश, पूरा देश शिक्षित हो जाता है, सुसंस्कृत हो जाता है, उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जब हम माँ सरस्वती को जब वाणी की वो देवी मानते हैं, तो हमने फिर महिलाओं को शिक्षा से वंचित कैसे करते गए हम धीरे-धीरे। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि हमारे, जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, हमारे यहाँ जो कालातीत हैं भगवान शंकर, उन्हें अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया है। वो एक, उनका एक स्वरूप अर्धनारीश्वर है, यानी आधा स्त्री आधा पुरुष। यहीं से हमें ये समझ लेना चाहिए, ये हमें, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों समान हैं, स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, बराबर है, एक सीमा रेखा है दोनों की, और बिल्कुल समान है। अगर एक हिस्सा दूसरे की तरफ अतिक्रमण करता है या दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। अगर संतुलन बनाए रखना है तो दोनों को समान चलना चाहिए। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि यदि एक आँख कहे कि दूसरी से कहे कि तुम मत देखो या तुम कम देखो, मैं ज़्यादा देखूँगी, उससे संतुलन बिगड़ेगा। ऐसे शरीर के हर अंग का ही है कि दोनों को बराबरी से समान रूप से चलना चाहिए, और यही स्त्री और पुरुष के साथ भी है, क्योंकि दोनों से मिलकर ही समाज आगे बढ़ता है। और अगर दोनों में ये संतुलन है, अधिकारों का, कर्तव्यों का, तो वो समाज, परिवार, देश सुचारू चल सकता है। अगर हम देखें कि हमारे जो ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद में हमारे यहाँ जो महिलाएँ हैं, उन्होंने वेदों की ज्ञाता थीं, प्रकांड पंडित थीं, उन्होंने सूक्तों की रचना भी की है। जो हमारी लोपामुद्रा, शची हैं, इंद्र की पत्नी शची, अपाला, घोषा, इन महिलाओं ने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की है। थोड़ा आगे चलते हैं हम, तो उपनिषद में देखते हैं कि मैत्रेयी, गार्गी, सभी जानते हैं इनके नाम। इन्होंने शास्त्रार्थ किया है, प्रकांड पंडित थी ये वेदों की। और ये जो अवधारणा है कि महिलाओं को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, या इस तरह की जो बातें आई, ये बाद की जो भी विचारधाराएँ बनी हैं, मध्य युग के बाद, तो उससे क्या है कि संतुलन समाज का धीरे-धीरे खत्म होता जाता है। हम, जब हमारे यहाँ प्राचीन हमारी अवधारणाएँ हैं, हम इसको बात को समझते हैं कि दोनों समान हैं, बराबर हैं, और परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए दोनों को बराबर-बराबर मानना चाहिए। अभी हम अगर स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो ये सारा स्त्री विमर्श अधिकांशतः मध्यवर्गीय महिलाओं पर टिका हुआ है। उनकी उनकी 2 समस्याएँ प्रमुख रूप से मैं देखती हूँ कि एक तो शिक्षा से वंचित होना या कम शिक्षित होना, और दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव होना। इसके अलावा अगर हम और दूसरे उच्च वर्ग वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ पर आर्थिक आत्मनिर्भरता है, शिक्षित हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी अपनी समस्याएँ हैं।
तो ये स्त्री विमर्श को थोड़ा व्यापक भी होना चाहिए कि ये सब सब स्त्रियों की समस्याओं को लेकर चले। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो मध्यम वर्गीय स्त्री है वो आत्मनिर्भर हैं, हो रही हैं और कुछ असर भी हुआ है इसका। लेकिन सबसे पहले स्त्रियों को स्वयं ये समझना चाहिए कि उन्हें वो क्या चाहती हैं और उन्हें किस तरह की स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता कहीं उच्छृंखलता में ना बदल जाए, जो कहीं-कहीं देखने में आ रहा है। हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी स्त्रियों की स्थिति और भारतीय स्त्रियों की स्थिति बहुत अलग है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि भारतीय स्त्रियों की तुलना पश्चिम से कभी की ही नहीं जा सकती है। भारतीय स्त्रियों में जो गरिमा है, जो उनका उदात्तता है, जो करुणा है और जो निस्वार्थ भावना है, वो पश्चिमी स्त्रियों में नहीं मिलती है देखने को या बहुत कम मिलती है। तो हमें अपने परिदृश्य में रहकर अपना जो परिवेश है उसको लेकर इस विमर्श को आगे चलाना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि महिलाएँ अपनी स्थिति को समझें और जो भी वो कर सकती हैं, सभी पुरुष पुरुष को इसमें सहयोग करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि दोनों बराबर हैं और समाज को, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो दोनों का साथ होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ सब जानते हैं कहावत, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके आगे है कि वस्त्र, आभूषण और मधुर वाणी के साथ जिस कुल में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर सारे कर्मफल जो होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। तो एक समस्या ये भी है कि बहुत कटु बोला जाता है स्त्रियों के साथ या उन्हें तिरस्कृत किया जाता है। जो भी हम देखते हैं कि जो भी गालियाँ बनी हैं वो स्त्रियों को लेकर के नाम से बनी है, इससे बड़ी त्रासदी शायद कुछ हो नहीं सकती है। तो ये समाज की स्थिति धीरे-धीरे बदले। मैं समझती हूँ दोनों पूरक हैं एक दूसरे के और आत्मनिर्भर स्त्रियों को भी होना चाहिए, लेकिन अपनी सीमाएँ सीमाएँ भी समझना चाहिए, अपनी गरिमा को समझना चाहिए। तो दोनों साथ चलें, अर्धनारीश्वर का रूप याद रखें और दोनों साथ-साथ चलें। आगे चलकर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्त्री विमर्श जैसा शब्द ही हमें ढूँढे भी नहीं मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा से आकाश थमा है। आप सभी का धन्यवाद।